चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से जीव विज्ञान का ही एक चैप्टर है जिसमें हम लोग अभी तो कोशिका ही पढ़ रहे हैं। कोशिका में कल पढ़े, हम बैक क्लास में पढ़े थे वर्णक। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णक में जो क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, उनको क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। याद रहे, या लवक लिखल रहेगा या वर्णक लिखा हुआ, तो लवक और वर्णक क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं। अब देखिए इसका चित्र है क्लोरोप्लास्ट का चित्र। अब देखिए क्षरनुमा जो ऐसे ऐसे रचना है, और ये गोल जो इस तस्तरी नुमा रचना है, एक दूसरे के सट्टे में, ठीक है ना। इसको तस्तरी नुमा रचना कहेंगे। या अब ये जो है ऐसे डैश, दो गो डैश जैसे, उसको कहेंगे। ये दोहरी झिल्ली वाली होती है। तो बाहरी ये हो गया, ये जो घेरा है इसकी बाहर मेम्ब्रेन है जो है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे इंग्लिश में, आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाले जो ये घेरा है, तो समझ रहे, ये अंदर वाले जो ये घेरा है इसको कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड है उसको आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। समझ रहे, फिर से समझिए। ये जो है अंदर वाले घेरा, इसको इनर मेम्ब्रेन माने, भीतरी झिल्ली, अर्थात इसको कहेंगे भीतरी झिल्ली। ये बाहर वाले जो है इसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाहरी झिल्ली। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दो प्रकार के इसमें मेम्ब्रेन होते हैं, झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। तो दो प्रकार के झिल्ली होते हैं, एक बाहरी झिल्ली, एक बाहरी झिल्ली और एक भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली के अंदर जो कुछ लिक्विड होता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आधात्री या मैट्रिक्स। और इसके बाद इसमें क्षरनुमा जो रचना है, ऐसे ये क्षरनुमा ऐसे लग रहा है ना, क्षर जैसा, ये नुमा जो रचना है इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, इसको, ये क्षरनुमा जो रचना है इसको कहते हैं हम लोग एस्टोमा। ये क्षरनुमा रचना को कहते हैं एस्टोमा, एस्टोमाटा नहीं, एस्टोमा कहते हैं। और ये जो तस्तरी नुमा जो रचना है इसको कहते हैं ग्रेना। और इसके अंदर यहाँ देखिएगा, ये बड़ा बड़ा सा रचना रहेगा, ऐसे गोल सा घुरमुच रहता है, इसको राइबोसोम कहा जाता है। और देखिए दो ऐसे है एक्स जैसा, दो ये क्रोमेटिन जारी का, इसको डीएनए है, और एक ही है, ये एक ही, इसको कहेंगे आरएनए। ऐसे समझ लीजिए, यदि ये दो है, दो कटा हुआ है, तो ये हो गया डीएनए। और एक है, यहाँ एक ही है, एक ही है, ऐसे करके एक है, तो इसको कहेंगे आरएनए। डीएनए और आरएनए समझते हैं, डाइन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्षरनुमा रचना है वो बता दीजिए, स्टोमा कहते हैं। और तस्तरी नुमा रचना उसको, जो गोल सा लग रहा है, उसको गरेना कहते हैं। गरेना की जो इकाई है वो गरेनम कहलाता है। गरेना को इकाई को गरेनम कहते हैं। और गरेना को ढेर को थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड, यहाँ जो लिखे इंग्लिश में थैलेक्वाइड, THYLAKIKOID, थैलेक्वाइड कहते हैं। ये हो गया। अब जरा देखिए, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है, माने पौधा का रोसैया घर क्लोरोप्लास्ट कहता है, वहीं ही भोजन बनता है पौधा को। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होते हैं हरे पौधे में, ये समझिए। पूछिएगा प्रकाश संश्लेषण किसके सहायता से, तो क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल चार प्रकार के थे, ABC करके होते हैं। अब जरा देखते, गरेना के इकाई को गरेनम कहते हैं, जो बता दीजिए। क्लोरोफिल के इकाई को क्वांटाजोम कहते हैं, क्लोरोफिल के इकाई को क्वांटाजोम कहते हैं। अब गरेना के इकाई गरेनम, क्लोरोफिल के इकाई क्वांटाजोम। पौधों में भोजन कहाँ बनते हैं, तो क्लोरोफिल में, याद रहे। लेकिन ऊर्जा बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब याद रखना पड़ेगा। ऊर्जा बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन भोजन बनते हैं क्लोरोफिल में। अब जरा देख ले, क्लोरोफिल की इकाई को क्वांटाजोम कहते हैं। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल चार प्रकार के पाए जाते हैं।
ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। अब देखिए क्लोरोफिल ए में ये 65% इसमें इसी का योगदान। ये दोनों क्लोरोफिल ए और बी मिला अकेले 65% हरित लवक देता है, और ये 20 और ये 15। अब देखिए इसको जो है ना एक्सकॉन्टाजोम भी कहते हैं इसको। ये लिख लेते, इसका स्पेलिंग क्या था, कुछ छूट गया था, जरा देख ले कि भाई स्पेलिंग गलती गलती पर नहीं ना लिख दिया हम। नहीं, गलती नहीं लिखी, बहुत होशियारी रहता ना, तैयारी करती गलती हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा दिक्कत है तो गलती ना। इसको कहते हैं एस्टोफिल, ठीक है ना। कैरोटेंस और एंथोफिल्स। ये देखिए एक्सटेंथोफिल, एक्सटेंथोफिल, कैरोटेंस, ये याद रहे। क्लोरोफिल डी, सी और डी का ये नाम है। ये 20%, ये अब इसका जो अनुसूत्र होता है C55H72O5 N4Mg, और इसमें C55H70 है, ये H70O6N4Mg, और यह है C14H। इंग्लिश में इसको बोलिए कैसे, देखो इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं। C40H55, C40H56, ये भी बड़ी बात, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। इसको C55 भी कह देंगे, H72 भी पढ़ेंगे, और O5 पढ़ेंगे, N4 पढ़ेंगे, Mg, ये होगी। तो इसमें जो है क्या क्या उपस्थित रहते क्लोरोफिल में, तो जरा देखे थे। क्लोरोप्लास्ट की सहायता से पौधों क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। गरेना में, गरेना जो है ये गरेना, ये गरेना, इसमें जो है प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, माने प्रकाश की प्रकाशीय अभिक्रिया होता है। और गरेना के बाद ये तस्तरी नुमा, ये गोल वाले रचना, इसमें जो है अप्रकाशीय क्रिया होता है। तो पूछेगा प्रकाशीय क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो गरेना में होते हैं। अप्रकाशीय अप्रकाशीय जो है ना स्टोमाटा, जरा देख लेते हैं फिर से समझिए। हाँ गरेना में, सॉरी, ठीक है। गरेना में क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया। गरेना में आप लोग का जो बुक है जिस क्लास का, उस क्लास संबंधित को देखिए, 9 का भी, 9 में भी ये होगा, 12 में भी ये होगा, और कंपटीशन का पढ़ते उसमें भी लिखा हुआ है। इसलिए हमको भी थोड़ा बुक देखना कि भाई कहीं गलती तो ना हो गया, क्योंकि पढ़े हैं 9 में, फिर 12वीं में आकर पढ़े, इसके बाद पढ़ाना शुरू किए, तो कहीं बेशक हो सके दिक्कत भी हो सकता है, इसीलिए। अब जरा देख लेते, तो गरेना में प्रकाशीय पूछेगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता था, गरेना में, और प्रकाशीय कहाँ होता था, स्टोमा में, ये समझ लीजिए। अब जरा देख लेते हैं ये क्लोरोफिल इस तरह। क्लोरोफिल में क्या क्या होता है, तो देखिए कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, मैग्नीशियम हुआ। तो क्या क्या रहता है क्लोरोफिल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बस ये सारे रहते हैं, यही धातु पाए जाते हैं। तो यही थे हम लोग को क्लोरोप्लास्ट। बेशक जिस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, विषयांतर ज्यादा भास्ट में नहीं ले जाना है, सारे को सारा शॉर्ट। और हम ये क्लोरोप्लास्ट है, हिंदी में भी यहाँ लिख देते हैं क्लोरो, जिसको हरित लवक हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। लवक या वर्णक कहिए, जो एक प्रकार का हरित लवक है, तो हरित हरा रंग का होगा, ठीक है ना। लिकोसाइट है तो रंगहीन होगा, इसके बाद लिकोसाइट हो गया, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब होता है। तो लिकोसाइट रंगहीन हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट रंगहीन हो गया, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट रंगीन हो गया, माने रंगीन माने रंग बहुत सारा पाए, क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है, ये सब। तो फिर से समझ लीजिए, क्लोरोप्लास्ट में क्षारनुमा रचना, उसको हम लोग स्टोमा कहते हैं, तस्तरी नुमा रचना उसको गरेना कहते हैं। तो गोल गोल है, उसमें ही उसी में होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, क्षर वाला में नहीं होता है प्रकाशीय, अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। गरेना के ढेर को थैलेक्वाइड 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 कहते हैं,
क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। गरेना की इकाई को गरेनम कहते हैं, या गरेनम गरेना की इकाई है। क्लोरोफिल की इकाई को क्वांटाजोम कहते हैं, या क्वांटाजोम क्लोरोफिल की इकाई है। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। इस प्रकार से होता है। आप जरा देख लीजिए, प्रत्येक गरेनम में 200 अणु में क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। पूछेगा एक गरेनम में कितने अणु में क्लोरोफिल के पाए जाते हैं, तो 200 अणु में क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए और आरएनए उपस्थित रहते हैं, राइबोसोम भी उपस्थित रहते हैं। ये दोहरी झिल्ली वाली रचना है। जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार एक टैप पर टैप बता दिया जाएगा, बता दे रहे हैं। अब गरेनम किसकी इकाई है, तो गरेना की इकाई है। क्लोरोफिल की इकाई क्या है, तो क्वांटाजोम है। क्लोरोफिल कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। क्लोरोफिल पादप कोशिका का सबसे बड़ी कोशिका है। इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर जो लिक्विड है भरा हुआ, उसको अधात्री या मैट्रिक्स या द्रव कहते हैं। जो मैट्रिक्स लिक्विड कहते हैं, या जो भी द्रव है उसको अधात्री कहते हैं। इस प्रकार हुआ। फिर अगला क्लास में जो भी रह गए हैं कोशिका, उन सारे को पढ़ते हुए चलेंगे। मन दिल लगा के केवल पढ़ना है। यही तो एक शस्त्र है जो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ने से ही आगे बढ़ते हैं। और पढ़ने का बहुत बड़ा सैंपल यदि हमारे भारत में है, तो एक दलित जाति से है। और महिलाओं के लिए अगर बहुत बड़ी प्रेरणा का वो स्रोत है, तो है सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली शिक्षिका हुई। और वो अपने पैसे से, अपने जो भी यथार्थ शक्तियां थे उनसे वो विद्यालय खोल के महिलाओं को पढ़ाने का शुरू किया। ये सब हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के गया, जिससे इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं ना, वो उत्साह देना, वो सब कुछ छोड़ दी। अगर प्रेरणा लेना है तो इन सब को पढ़िए। समाज में किसने बलिदान दे के इस समाज को सही किया है, उनको देखिए। अब्राहम लिंकन हमारे भारत में आए। अब्राहम लिंकन लोग कैसे थे कि पूरा जीवन योगदान दे दिए समाज को ठीक करने में। वो एक देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए काम। ऐसा इंसान होना चाहिए। हमारे ही देश में अगर आइए तो बहुत पढ़े लिखे, और क्या ऐसा जरूरी था कि क्या ऐसी बातें मिली कि एक छोट जात का आदमी को पढ़ने का इतना मौका मिला, जो एक नहीं 3-3 पीएचडी कर लिया। 32 डिग्रियां उनके पास, 30-32 डिग्रियां उनके पास थी। लंदन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, और वो भारत में संघर्ष के साथ इस देश को, इसलिए बता रहे कि ये प्रेरणा का स्रोत है। इन्हें देख के हम लोग को सीखना, ये नहीं कि किसी और से सीखे। कोई बोलता रहता है, अभी एक से एक मोटिवेशनल आ गए हैं, तो वो सब नहीं आता। अगर लेना है किसी को मोटिवेशन, किसान से आके खेत में एक बार मिल लीजिए, सब मोटिवेशनल निकल जाता है। 4 बार घूमिएगा ना, वही किसान है जो सबको अनाज पहुंचा देते हैं, और उसी को मोटिवेट यानी कि प्रेरित करने के लिए आ जाते हैं। अगर वो छोड़ देना तो सबको थोड़ा ठिकाना। इसलिए ज्यादा नहीं करना है, हम लोग को केवल पढ़ते रहना है। और आशाएं उम्मीद किसी से नहीं, अपने से लगाए, अपने कर्म से लगाए, अपने पर विश्वास रखे। अदरवाइज दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं रखना। केवल पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं करना। अम्बेडकर साहब पढ़ के आगे बढ़े, उनका जन्मदिन भी आने वाला है, तो ये याद रहे कि हम उनका जयंती भी मनाएंगे। इसी किस तारीख को आएगा सबको पता होगा। तारीख क्यों होता है, तारीख सबको पता होगा। यही अप्रैल माह में है। कब, वो आप लोग तय करके सब लोग डेट बताइएगा, उसके अनुसार यहाँ तैयारी चलेगी। जय हिंद।